गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संपूर्ण तैयारी के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव हो या फिर अर्थ हो, सब मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आज की वीडियो में हम गोधूली भाग 2 के पद भाग का जो काव्य खंड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित स्वदेशी पाठ का अर्थ करवाऊंगा। सर्वप्रथम कवि परिचय आप जान लें, क्योंकि कवि परिचय से भी प्रश्न रहते हैं। प्रेमघन जी, जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु युग के कवि हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रेमघन जी निम्नलिखित में से किस युग के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन में रहेगा आपको दिया हुआ भारतेंदु युग। तो भारतेंदु एक कवि थे, उनके ही समकालीन ये माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भारतेंदु युग के कवि कहा जाता है। आप इसे याद कर लेंगे। इनका जन्म 1855 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यूपी उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी राज्य है, वहाँ मिर्ज़ापुर में इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में, और उनका निधन 1922 ईस्वी में हो गई। वे काव्य और जीवन के दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। बद्री नारायण चौधरी, जो प्रेमघन जिन्हें कहा जाता है, वे भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही अपना आदर्श मानते थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किन्हें अपना आदर्श मानते थे। नो बद्री नारायण चौधरी किन्हें अपना आदर्श मानते थे, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखना है। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज की स्थापना किसने किए? तो प्रेमघन ने। कब किए? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? तो रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बरी मासिक पत्रिका, आनंद कादम्बरी क्या है? तो एक मासिक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किए? प्रेमघन ने किए। तथा नागरी नीरद साप्ताहिक, नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका उन्होंने संपादन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमघन सर्वस्व, जिसमें उनकी सारी रचना संग्रहित है। प्रेमघन सर्वस्व में उनके द्वारा रचित सारी रचनाएं पिरोई गई है, सम्मिलित की गई है। प्रेमघन जी एक निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि एवं समीक्षक थे। उनका प्रसिद्ध नाटक है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, याद रखना है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन है। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा। जीर्ण जनपद क्या है? एक काव्य है जिसके रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। उनकी काव्य रचना ब्रजभाषा और अवधि में थी। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उनकी काव्य रचना में कौन सी भाषा झलकती है? तो ब्रजभाषा और अवधि, ब्रजभाषा और अवधि। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। उन्होंने साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किए और राष्ट्रीय स्वाधीनता यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो भी रचना किए हैं। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी कहाँ से प्रस्तुत है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, स्वदेशी जो हम लोगों को पढ़ना है। आइए अब हम लोग स्वदेशी पाठ का अर्थ समझते हैं। यहाँ से आपने देखा कवि परिचय में जो अंडरलाइन मैंने किया, मैंने जो बताया उसे आप याद कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं, स्वदेशी का अर्थ समझते हैं। स्व में होता है अपना, देश मतलब तो समझ ही रहे हैं, अपनापन, अपना देश का स्वदेशी कहलाता है, अपना देश का स्वदेशी कहलाता है। तो शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी होगी। हिस्ट्री पढ़े होंगे, राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्लास 10 में ही पढ़ने का है। सवै विदेशी वस्तु नर गतिरतिरीत लखात, अर्थात कवि प्रेमघन जी कह रहे हैं कि सभी वस्तु विदेशी, यहाँ तक कि नर यानी व्यक्ति
मनुष्य भी विदेशी दिखते हैं। गति रति रीत लखात, गति का मतलब हो गया उनका स्वभाव, वे जो करते हैं, जो उनका आचरण है, जो चाल ढाल है, ये सभी विदेशी दिखता है। उनका लगाव जो है, रति मीन्स लगाव जो है, जो उनकी रिवाज है, रीत मीन्स रिवाज हो गया, रति मीन्स लगाव हो गया, गति मीन्स स्वभाव हो गया। स्वभाव, लगाव और रिवाज यानी पद्धति, ये सब कुछ दिखता है। लखात माने दिखता है। कैसा दिखता है? तो विदेशी, सब कुछ विदेशी दिखता है। भारतीयता कछु न अब कुछ भी इंडियन नहीं है, कुछ भी भारतीयता नहीं है। भारत में दर्शात, अब भारत में कुछ भी भारतीयता नहीं दिखता है, सब कुछ विदेशी दिखता है। मनुज भारती, मनुज भारती, भारतीय मनुष्य को कहा गया है, इंडियन को कहा गया है, भारतीय लोगों को कहा गया है मनुज भारती। देखी को सकत नहीं पहचान, अगर कोई इंडियन को देख ले, भारतीय को देख ले, तो उनके पहनावा, उनकी पोशाक, उनके स्वभाव, उनकी बोलने की भाषा, उनके चाल चलन से नहीं पहचान में आते हैं कि वे भारतीय हैं। मुसलमान, हिंदू, किंधव के हैं एक क्रिस्तान। क्रिस्तान अंग्रेज को कहा गया, यानी क्रिश्चियन लोगों को कहा गया। हिंदू मुस्लिम तो आप समझ ही रहे होंगे कि उनके पोशाक, पहनावे, चाल ढाल से यह नहीं पता चलता कि कौन हिंदू हैं, कौन मुसलमान हैं, कौन अंग्रेज हैं। पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाई। अगर अब विद्या प्रदेश की पढ़ चुके हैं, यानी इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा पढ़ गए हैं, तो बुद्धि भी उन्हें विदेशी ही आ गया है। चाल चलन प्रदेश की, चाल चलन भी प्रदेश की हो गई है। गई इन्हें अति भाई, अब विदेशी जो चाल चलन है वह इन्हें अब अच्छा लग रहा है, भाग गया है। भागना, भाना मतलब पसंद आना। अब उन्हें विदेशी चाल चलन ही पसंद आती है। बुद्धि भी विदेशी हो गई है, क्योंकि वे विद्या प्रदेश की पढ़ चुके हैं। ठटे विदेशी ठाट सब, वन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय लेस। सब ठाट बाट विदेशी हो गई है, सब ठाट बाट उनकी विदेशी हो गई है। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ, अब सपना में भी कुछ भारतीयता नहीं रह गई। लेस माने बहुत कम, लेस मात्र भी अब उनमें भारतीयता नहीं रह गई। उनका ठाट बाट भी, रहन सहन सब कुछ विदेशी हो गई है। बोली सकत हिंदी नहीं, हिंदी तो बोल सकते नहीं हैं। अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। जब हिंदू लोग सब मिल जाते हैं तो वे हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं और भाखन यानी लेक्चर देते हैं, भाषण करते हैं अंग्रेजी भाषा में, उपभोग भी करते हैं अंग्रेजी यानी अंग्रेजी भाषा में ही वे सब कुछ करते हैं। अपने आप को अब अंग्रेजी बोलना अच्छा समझने लगे हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं तो इंप्रेशन बढ़ता है, ऐसा लोग समझने लग गए हैं, एक कवि का कहना है। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति अवनीत, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। वाहन भी अंग्रेजी है, वाहन मतलब समझ रहे होंगे, वाहन माने गाड़ी, भान। वसन वस्त्र, वेशभूषा, रीति भी अब सब कुछ अंग्रेजी हो गया है। उनकी रुचि भी अंग्रेजी है, घर का बनावट भी अंग्रेजी है। शकल जैसे देखिए, अगर हेयर स्टाइल चेंज सबका हो गया है, पहनावा चेंज हो गया है। अगर मैं कहूँ अपने दादा को, अपने पापा को कि जीन्स पैंट पहनिए तो नहीं पहनेगा, हम लोग हाफ पैंट पहनने लगे हैं, 3 क्वार्टर पहनने लगे हैं। तो ये सब क्या है? हम लोग विदेशी रीति को अपनाते जा रहे हैं। वस्तु देश विपरीत, और सारी जो वस्तुएं हैं वह देश के विपरीत हो गई है, हमारे भारतीयता के विपरीत हो गई है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, अब हिंदुस्तानी लोग, अब भारतीय लोग हिंदुस्तानी के नाम सुनते ही शर्माने लगे हैं। इसका मतलब है वे अपने आप को कमज़ोर, नीच समझने लग गए हैं कि हमसे कहीं ऊपर विदेशी लोग हैं, उनका रहन सहन ठाठ बाट अच्छा है, हमारा ही सही नहीं है। तब तो वे अपने आप को हिंदुस्तानी कहने से भी सकुचाने लग गए हैं, यानी शर्माने लग गए हैं। भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात, अब भारतीय वस्तु को देखकर ही, उसे अपनाकर उन्हें घिन आती है, यानी कतराते हैं भारतीय वस्तु का उपभोग करने से। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहु भरा बस अंग्रेजी माल। कवि का कहना है कि अब हम भारतीयों को विदेशी कहलाने में ही अच्छा लगता है, प्रेस्टीज बनता है, हमें हिंदुस्तानी कहने में अब घिन आती है, हम सकुचाने लगे हैं। जबकि बायकॉट किए थे, बहिष्कार किए थे, असहयोग आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी, तब जाके हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन ये सारी बातें हम लोग भूल चुके हैं।
और हम लोग अब अंग्रेजी ठाट बाट को अपना लिए हैं। प्रस्तुत कविता उस वक्त लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम ही था, उसी समय यह लिखी गई है। मैं अभी की वर्तमान समय की बात ना कर रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं कहीं न कहीं। इसीलिए ये सारे पाठ हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, ताकि हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपे, अपनी संस्कृति को हम ना खोएं। क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब ऐसा पाठ कवि को रचना करना पड़ गया था कि सभी लोग विदेशी को अपनाने लग गए थे। विदेशी भाषा हो, विदेशी चाल चलन हो, वैसा फिर से हमारे समाज में, हिंदुस्तान में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। इसीलिए प्रस्तुत पाठ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को ना खोएं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही के आगे ही पूरा विश्व झुक रहा है। हाट बाजार में भी अंग्रेजी माल ही भरा पड़ा है। भारतीयता कुछ नहीं रह गई है। जिनसों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करे हिंगे वे, यह कैसी खास ख्याली। ख्याली का खास ख्याली या खाम ख्याली का मतलब होता है कोरी कल्पना करना। जिनसे संभलता नहीं है धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करे हिंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। अब हम लोग कोरी कल्पना ही करने लग गए हैं। वेशभूषा जो है हमारा बानक माने वेशभूषा जो हमारा है, नगर की वेशभूषा, देश की वेशभूषा है, वह सब अंग्रेजी हो गई है। देश का जो प्रबंध है वह सारा कुछ ख्याली हो गया है। हम लोगों से धोती ढीली ढाली अब ना संभल पाती है। दास वृत्ति की चाह, उस समय दास प्रथा, नेल्सन मंडेला, ये सब का नाम आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि दास व्यापार होती थी। लोगों को दास बनाकर मजदूर के रूप में काम करवाया जाता था। दास वृत्ति की चाह चहुँ दिसी, उस समय जब भारत गुलाम था तो भारतीय लोग अंग्रेज़ों के दास बन चुके थे। जो अंग्रेज़ कहते थे वही वे लोग शौक से करते थे, खुशी खुशी करते थे। चारों दिशा में दास वृत्ति बढ़ गई है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, माना हूँ बनी डफाली। और दूसरों की खुशामद कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं अंग्रेज़ों की। जैसा मान लो डफाली बना फिरते हैं। डफाली का बना मतलब बाचाल होना, खूब बोलना। जैसे डफाली यानी डफली होता है, उसे हम पीटते हैं तो खूब आवाज़ करता है। बाजा एक प्रकार का है। आप फिल्म वगैरह में या खुद देखे होंगे शादी विवाह जैसे समारोह में डफली बजाने वाला, तो उसी प्रकार से आवाज़ करने लगे हैं लोग। यानी बिना प्रशंसा, अगर झूठी प्रशंसा कर दी जाए तो वह खूब बढ़ चढ़ कर बोलने लग जाते हैं। तो वैसे ही भारतीय लोग अंग्रेज़ों की दास बन गए हैं और उनकी झूठी प्रशंसा करने लग गए हैं। संत निराला वर्मा प्रसाद, ये सभी छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट पार्ट है भारत माता, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावादी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी, जो अभी उत्तरांचल में पड़ता है, हुआ था। एक रमणीय स्थल है कौसानी, उत्तरांचल में पड़ता है। अल्मोड़ा जिला का नाम है अल्मोड़ा। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। सुमित्रानंद पंत जी के माता का नाम सरस्वती देवी। उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, उनकी माँ की। पिता का नाम गंगा दत्त पंत था, जो कि टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। टी माने चाय होती है, चाय एस्टेट में अकाउंटेंट थे इनके पिता गंगा दत्त पंत। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि पंत जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, तो गांव में ही प्राप्त किए हुए। और फिर हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए वे बनारस चले गए। कुछ दिनों तक कालांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहकर 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। आजीवन पूरे वह इलाहाबाद में गुजारे, पूरी ज़िंदगी इलाहाबाद में रहे और 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इलाहाबाद में ही उनका निधन हो गया। वे काव्य प्रकृति प्रेमी थे और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट होता है। कैसे कवि थे वह, तो प्रकृति प्रेमी कवि थे। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। सौंदर्य कवि थे, प्रकृति प्रेमी कवि थे सुमित्रानंदन पंत। पंत जी छायावादी थे। उनका विचार उदार मानवतावादी का था। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंद और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए।
मैंने बोला 4 छायावादी कवि का नाम, पंत, निराला, वर्मा प्रसाद। तो प्रसाद और निराला यहाँ दी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद पूरा नाम है उनका। एक हो गए महादेवी वर्मा। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सोच से संपन्न है। उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता यानी मिठास, सौष्ठव मिलता है। उनकी अंतिम काव्य थी लोकायतन। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंत जी का अंतिम काव्य का नाम क्या था? लोकायतन। उन्होंने कुछ और काव्य कृतियाँ की हैं, जिसमें से प्रमुख है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, ग्राम्या, ऐसा बहुत ही प्रसिद्ध है। चिदम्बरा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य रचना के लिए मिला है? तो आपको नाम याद रखना है, चिदम्बरा। उन्होंने नाटक और आलोचना, कहानी, उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। प्रकृति के सौंदर्य कवि थे। हम लोगों को जो पाठ दी गई पढ़ने के लिए वह भारत माता है। प्रकृति प्रेमी कवि थे ही। तो भारत माता के बारे में ये क्या कहते हैं? हमारी जननी के भी जननी भारत माता है। हमारी जननी अगर माँ है तो भारत माता माँ का भी माँ है। तो इसलिए हमें भारत माता से प्यार करना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना होनी ही चाहिए। तो आइए हम लोग भारत माता का अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसे समझते हैं। कवि परिचय तो हो गई सुमित्रानंदन पंत जी का, कवि परिचय हम लोग जान गए। आप इसे एक बार और पढ़ लेंगे कि उनका जन्म 1900 ईस्वी में जिला अल्मोड़ा स्थल है कौसानी गांव, जो उत्तरांचल में पड़ता है। 6 घंटे बाद ही सरस्वती देवी जो उनकी माँ थी उनका देहांत हो गया। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत है, जो कि एस्टेट में अकाउंटेंट थे, टी एस्टेट में। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव पर ही हुई और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बनारस चले गए। उसके बाद इलाहाबाद में आकर बस गए, इलाहाबाद में रहने लगे, जहां उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हो गई। वे प्रकृति प्रेमी कवि थे, छायावादी कवि थे। उन्हें ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा नामक काव्य के लिए दिया गया। उनकी प्रमुख काव्य है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, और उनका अंतिम काव्य था लोकायतन। हम लोग अब भारत माता का अर्थ समझते हैं। भारत माता, बात से आप स्पष्ट आप समझ रहे होंगे भारत माता के बारे में। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांव में वास करने वाली है। भारत माता गांव में वास करने वाली है। खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल का मतलब होता है श्यामलापन। अब खेतों में जहां हरियाली फैली हुई थी, श्यामल फैल गया है। इसका मतलब जो हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, तो वे कह रहे हैं कि भारत माता की जो आंचल है वो अब श्यामल हो गई है। खेतों में जो फैला हुआ जहाँ शस्य था, शस्य मतलब होता है फसल, वो अब श्यामला हो गया है। धूल भरा मैला सा आंचल, अब उनका आंचल धूल से भर पड़ी गई है। और गंगा यमुना जो भारत की नदी है, उसमें भारत माता की आंसू जल प्रवाहित हो रही है। उनकी जो मिट्टी की प्रतिमा है वह उदासीनी बनी हुई है। उदासीनी का मतलब होता है एक्टिव नहीं है, उदासीन हो गई है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। दैन्य जड़ित, दैन्य मतलब होता है गरीबी, दीन, दीन द में दीर्घिकार दे देंगे तो दीन का मतलब होता है गरीब, और द हर्षिकार दे देंगे, दीन का मतलब डे होता है, दिवस होता है। तो दैन्य, दीन से ही दैन्य बना है। जड़ित अपलक नत चितवन, नत माने झुका हुआ, पलक अब भारत माता का दीनता से झुका हुआ है। अधरों में चिर नीरव रोदन, अधर मतलब होठ होती है, रोने से उनके जो अधर है वे फड़फड़ा रहे हैं, काँप रहे हैं। युग युग के तम से विषन्न मन, ऐसा लग रहा है कि युगों से अंधकार, तम माने अंधेरा होता है, युगों से जो अंधकार फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अंधकार युगों से फैला हुआ है। प्रस्तुत कविता भी उस वक्त लिखी गई है जब हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों के गुलाम था। वो अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, ऐसा कवि का कहना है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? प्रवासिनी का मतलब होता है बेगाने। अपने ही घर में जैसे कुटुंब कोई आते हैं तो वह बेगाने बने हुए रहते हैं, वे आशा में रहते हैं कि हम
कब उनका स्वागत करेंगे। उसी प्रकार यह भारत माता अपने ही घर में, अपने ही देश में रहकर प्रवासिनी बनी हुई है, यानी बेगानी बनी हुई है। 30 कोटि, उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ रही होगी, कोटि माने करोड़ होता है। जबकि भारत माता का 30 करोड़ संतान है, वो सभी नग्न हैं, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, अर्धक्षुधित मतलब आधा पेट खाए हुए हैं, भूखे हैं, शोषित हैं, निरशस्त्रजन हैं यानी निहत्थे हैं, उनके हाथ में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं है, मूढ़ हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं और निर्धन हैं, मतलब बेवकूफ़ हैं, असभ्य हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और निर्धन भी हैं। नतमस्तक तरु तल निवासिनी, अब यह भारत माता तरु यानी पेड़ के निकट रहने वाली, निवास करने वाली, उनका मस्तक नत झुका हुआ है, मस्तक मतलब सिर झुका हुआ है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासनी। यह भारत माता जो क्रंदन रो रही है, रौंदा जा चुका है पैरों तले, दूसरे के पैरों तले। दूसरा का मतलब यहाँ अंग्रेज से ही हो गया, या पिछले अंग्रेज के आने के पहले जो भी विदेशी लोग भारत पर आक्रमण किए तो भारत माता को अपने पैरों से रौंद दिए हैं। तो पद तल रौंदा हुआ है, लुंठित यानी रौंदा जा चुका है। सहनशील इनका भंग हो गई है, सहिष्णु अब सहनशीलता इनमें न रह गई है। अधर इनका काँप रहा है, मौन से क्रंदन रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहु ग्रसे हुए है। जिस प्रकार चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है राहु, उसी प्रकार भारत माता पर अभी राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु विदेशी लोगों को कहा गया है। शरदेन्दु हासिनी, शरद ऋतु का चंद्रमा, जिस प्रकार भारत माता का एक तुलना किया गया है शरदेन्दु हासिनी से। शरदेन्दु हासिनी का मतलब हुआ शरद ऋतु की चंद्रमा बहुत ही चमकीली होती है। उसी प्रकार भारत माता जो चमकने वाली है वह राहु से अभी ग्रसित हो चुकी है। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नव वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। भारत माता को गीता प्रकाशिनी भी कहा गया। गीता जैसे गीता को भी प्रकाशमान बनाने वाली गीताचार हैं, और गीता में जो उपदेश दी गई है वह हमारे जीवन से जुड़ता है, हमारे जीवन के रहन सहन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाता है। भारत माता को गीता को भी प्रकाशवान बनाने वाली कही गई है। चिंतित भ्रुकुटी, भारत माता की जो भाव है वह चिंतित है। भारत माता की जो भाव है, भ्रुकुटी यानी भाव है, वह चिंतित है। क्षितिज तिमिरांकित, और क्षितिज मतलब क्षितिज समझते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, यानी क्षितिज जो है वह अंधकारमय है। नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, और आसमान नभ आकाश बाष्पों से भरा हुआ है, बाष्प यानी भाव से आच्छादित है। आनंद श्री छाया शशि उपमित, आनंद श्री का यानी मतलब हो गया, आनंद में मुख होता है, आनंद श्री हो गया मुख की शोभा, मुख की शोभा। शशि उपमित यानी उपमा दी जाने वाली, चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा जैसी उपमा दी जाने वाली भारत माता की भ्रुकुटी जो है वह चिंतित है, और क्षितिज अंधकारमय है, आसमान भाव से आच्छादित है। ज्ञान मूढ़, अज्ञान, उसका मूढ़ मतलब यानी बेवकूफ़, जिन्हें कोई ज्ञान ना हो, अज्ञान कह सकते हैं इसको। तो गीता को प्रकाश देने वाली, प्रकाशित करने वाली भारत माता के हाल का विवरण कर रहे हैं कवि सुमित्रानंदन पंत जी। सफल आज उसका तप संयम, पीला हिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन प्रकाशिनी विकासिनी। भारत माता जग की जननी है और जीवन को देने वाली है, अहिंसा को पालन करने वाली है, संयम रखने वाली है, तप करने वाली है। उसका आज तपस्या सफल होगी और सभी जन के मन की भय को हरने वाली भारत माता जो जग जननी है, जीवन को विकास करने वाली है, यह भारत माता आज दूसरों के पैरों तले रौंदी जा चुकी है और अंधकार में डूबी हुई है। आज मैंने आपको सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता
और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित स्वदेशी पाठ का अर्थ और कवि परिचय करवाया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।